التراويح الأولى في مدينة خميس في مسجد الألباني। दोस्तों, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से बाहर निकाल दिया और धक्का भी दे डाला। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बड़ा बवाल हुआ है दोस्तों। दुनिया के सामने ट्रंप की इज्जत भी उतर गई है। जेलेंस्की से सब कह रहे हैं कि माफी मांगो, लेकिन जेलेंस्की ने नो सॉरी कह दिया है। पूरा मामला आपको आगे बताऊंगी, एक एक डिटेल खबर की दूंगी। दोस्तों, इसराइल ने हमास के 7 अक्टूबर के ऑपरेशन को रोकने में पूरी तरह विफल होने की जो बात है वो खुद से स्वीकार कर ली है। पूरी खबर क्या है आगे आपको बताऊंगी कि किस तरह से अपनी हार इसराइल ने खुद कबूल की है। आज की सुर्खियों में रमजान की पाक शुरुआत, गजा के खंडहरों में इबादत की गूंज, ग्रीस में इंसाफ की मांग और तुर्की में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम शामिल है। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं पूरी खबर डिटेल के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश की लाइक सबसे पहले कर दिया करिए और दोस्तों सब्सक्राइब चैनल को अभी पहली बार देख रहे हैं तो कर लीजिए और कमेंट में अपनी राय भी जरूर लिखा करिए। एक और बात कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे इस लुक को बहुत पसंद किया और एनकरेज किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट में मैं बहुत सारे लोगों का कमेंट पढ़ती थी जो मुझे हिजाब पहनने की सलाह देते थे, हिदायत देते थे, लेकिन खुद भी मैंने कुछ बातों पर गौर किया और ये डिसाइड किया कि आप लोगों के कहने से ही सही, लेकिन ये किया जाए और इसे कंटिन्यू भी रखा जाए और एक मिसाल पेश की जाए। तो सपोर्ट करिएगा, साथ दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। अमेरिका और यूक्रेन के बीच जो बची कुची दोस्ती थी वो भी अब खत्म होती हुई नजर आ रही है दोस्तों। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच जमकर बहस हुई। ट्रंप और जेलेंस्की कैमरे के सामने ही भिड़ गए, लड़ पड़े। बहस इतनी गर्म थी कि एसी भी फेल हो गया और अंत में ट्रंप ने सीधा फरमान सुना दिया जेलेंस्की को कि गेट आउट। बहस की तस्वीर आपने देख ही ली होगी दोस्तों, इसलिए अब आगे की बात करते हैं। आगे क्या हुआ वो आपको बताती हूँ। दोस्तों, ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच सिर्फ मुलाकात ही विवादित नहीं थी। इस मुलाकात से पहले और बाद में भी कई ऐसी चीजें हुई जो अजीब कही जाएंगी, जैसे जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से बाहर कर देना, बाहर जाने के लिए कह देना। जी हाँ, बहस इतनी बढ़ गई, बात इतनी बिगड़ गई कि ट्रंप ने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से बाहर निकाल दिया। तस्वीर आपको दिखाऊंगी, उससे पहले दिखाना चाहती हूँ कि कैसे जब बहस हो रही थी तो ट्रंप ने जेलेंस्की को धक्का तक दे दिया। देखिए तस्वीरें। You didn't have our military equipment. You didn't have our military equipment. $1 billion. We gave you military equipment. And your men are brave, but they had to use our military. If you didn't have our military equipment. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बार देखिए किस तरह से शोल्डर पे टच करते हैं जेलेंस्की के ट्रंप और धक्का, एक तरह से उनको पीछे की तरफ हल्का सा धक्का मारते हैं। आप हाईलाइट भी है वीडियो में, देख सकते हैं आप। एक बार फिर से वीडियो देखिए कि कैसे, देखिए हाथ किस तरह से जेलेंस्की को धक्का मार के इशारा करते हैं, उंगली दिखाते हैं, जैसे लग रहा है चुप कराने की धक्का देकर कोशिश कर रहे हैं ट्रंप जेलेंस्की को। दोस्तों, इस बहस और धक्के के बाद ट्रंप ने अपनी नाराजगी खुलेआम जाहिर भी की और जेलेंस्की को बैठक से बाहर जाने को साफ साफ कह दिया। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने यह बताया कि बहस के बाद यूक्रेन के डेलीगेट्स ओवल ऑफिस से निकलकर दूसरे कमरे में चले गए थे। अमेरिकी टीम वहीं रुकी रही। इस दौरान ट्रंप ने उपराष्ट्रपति वेंस, विदेश मंत्री रूबियो और NSA माइक वार्ड से बातचीत की। चर्चा के दौरान ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की बातचीत की हालत में नहीं है इस वक्त। इसके बाद उन्होंने माइक वार्ड्स और रूबियो से कहा कि वे जाकर खुद जेलेंस्की से कह दें कि उनके जाने का वक्त हो गया है। ये दोनों अधिकारी वहां पहुंचे तो जेलेंस्की ने उनसे कहा कि वे चीजों को ठीक कर सकते हैं। जेलेंस्की ने फिर से ट्रंप के साथ बातचीत करने की इच्छा भी जाहिर की, लेकिन उन्हें ये मौका नहीं दिया गया। दोनों नेताओं की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली थी, जिसे रद्द भी कर दिया गया। ये पहली बार है जब किसी देश के राष्ट्रपति को इस तरह व्हाइट हाउस से निकाला गया हो, कहकर निकाला गया हो कि आपका वक्त पूरा हो गया है, अब जा सकते हैं।
इस तमाशे के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि हमें लगता है कि जेलेंस्की को माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने हमारी मीटिंग का समय बर्बाद किया। हालांकि जेलेंस्की ने ट्रंप को ठेंगा दिखाते हुए माफी मांगने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। फॉक्स न्यूज को दिए अपने एक इंटरव्यू में जब जेलेंस्की से ये पूछा गया कि क्या उन्हें माफी मांगनी चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत काम किया है, कुछ गलत किया है, गलत कहा है। मतलब साफ है, जेलेंस्की झुकने को जरा भी तैयार नहीं है ट्रंप के आगे। एक बात जरूर कहूंगी, जंग में कमजोर पड़ने के बावजूद अमेरिका से डरे बिना, जबकि अमेरिका ने यूक्रेन की काफी मदद की है जंग लड़ने के लिए, लेकिन ये सब सोचे बगैर अमेरिका से, ट्रंप से जुड़े बिना जेलेंस्की ने जो किया आज वो वाकई में काबिले तारीफ है। और इससे हमारी सरकार को, हमारे देश की सरकार को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुछ सीखना चाहिए कि किस तरह से जब कोई आपके देश के बारे में कुछ कहे तो उसे जवाब दिया जाता है। इस्राइल जो खुद को दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति मानता है, जिसकी खुफिया एजेंसी मोसाद को दुनिया की सबसे तेज तर्रार एजेंसी कहा जाता है, लेकिन अब खुद इस्राइल ने यह मान लिया है कि 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले के सामने उसकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई। इस्राइली सेना ने खुद ये स्वीकार किया है कि वो इस हमले को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही। तो आखिर इस्राइल की नाकामी कैसे सामने आई? क्या इस्राइल अब अपनी ही जनता के सामने कटघरे में खड़ा है? आइए आपको बताती हूँ। इस्राइली सेना की ताजा जांच रिपोर्ट में यह माना गया है कि उसने सालों तक हमास को हल्के में लिया, उसकी क्षमता, उसकी ताकत को कम आंका और यही उसकी सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी गलती साबित हुई। रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमास के हमले ने इस्राएली सुरक्षा तंत्र को, जो सिस्टम था, उसको पूरी तरह से चौंका दिया। रिपोर्ट ये बताती है कि उस दिन इस्राइल गजा बॉर्डर पर सिर्फ 765 से कुछ ज्यादा, यानी कि तकरीबन लगभग 767 इस्राएली सैनिक तैनात थे, जबकि हमास ने 5000 से ज्यादा लड़ाके भेजे। ये लड़ाके जमीन, हवा और समंदर तीनों रास्ते से इस्राएली इलाके में दाखिल हुए। इस्राएली सेना की पूरी गजा डिवीजन कुछ ही घंटों में ध्वस्त हो गई और कई बड़े सैन्य अधिकारी मारे गए। इस्राएली खुफिया एजेंसियों को इस हमले के संकेत पहले से मिले थे, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। वे मानते रहे कि हमास कोई बड़ा हमला नहीं करेगा, नहीं कर सकता, यानी आत्मविश्वास इस्राइल की सबसे बड़ी गलती बन गया। कहते हैं कि कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, लेकिन दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंस कई बार डुबा देता है और वही इस्राइल के साथ हुआ। इस्राएली अखबार हारेट्ज ने भी ये माना है कि 7 अक्टूबर को इस्राइल की पूरी सुरक्षा प्रणाली, जो उसका डिफेंस सिस्टम था, वो चरमरा गया था। हमास के इस हमले के बाद इस्राइल ने गजा पर भयानक हमला किया, लेकिन लाखों बम बरसाने के बावजूद इस्राइल अपने मकसद में सफल नहीं हो पाया। आज इस्राइल की जनता खुद अपनी सरकार से सवाल पूछ रही है, हमारी सुरक्षा कहाँ थी? हमारी एजेंसियां, इंटेलिजेंस एजेंसियां क्यों फेल हो गई? दोस्तों, इस्राइल जो खुद को सबसे सुरक्षित देश मानता था, सबसे ताकतवर देश समझता था, उसकी असली हकीकत अब दुनिया के सामने आ चुकी है कि हमास ने किस तरह से उसे नानी याद दिला दी। अब अगली खबर पर आते हैं दोस्तों। मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस महीना रमजान शुरू हो चुका है। पूरी दुनिया में लोग इबादत, पूरी दुनिया में मुसलमान इबादत, रोजा और फितरा, ज़कात में लगे हुए हैं। गजा में हालात चाहे जैसे भी हों, ईमान और हौसला बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। बमबारी से तबाह हुई मस्जिदों के मलबे में भी लोग जुटे और पहली तरावी जो है वो पढ़कर दुनिया को ये बता दिया कि इबादत को कोई ताकत नहीं रोक सकती। देखिए तस्वीरें। صلاة التراويح الأولى في مدينة خان يونس في مسجد الألباني. لا تجعلنا الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك. दोस्तों, ग्रीस में 2 साल पहले हुए देश के सबसे भयानक, सबसे बड़े ट्रेन हादसे के पीड़ितों के लिए इंसाफ की मांग तेजी से उठने लगी है, हो रही है। ट्रेन हादसे की दूसरी बरसी पर लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और न्याय की मांग की। इस दौरान एथेंस में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भारी झड़प भी हुई। तस्वीरों जो सामने आई है वो देखिए कि किस तरह से आग लगा दी गई, पटाखे फोड़े गए और विरोध प्रदर्शन, झड़प हुई पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच। देखिए किस तरह से रोड पर जो पटाखे हैं उसके निशान फैले हुए हैं। हो सकता है कि पथराव भी हुआ हो। देखिए तस्वीरें कि किस तरह की हैं।
तुर्की से भी है। तुर्की और कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी पीकेके के बीच एक बड़ा मोड़ आया है। पीकेके ने तुर्की के साथ युद्ध विराम का ऐलान किया है, लेकिन हथियार नहीं डाले हैं दोस्तों। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी पीकेके की कार्यकारी समिति ने घोषणा की है कि उनके नेता अब्दुल्लाह ओकालान के अनुरोध पर आज से युद्ध विराम शुरू होगा और वे अब हमलों का जवाब नहीं देंगे। हालांकि पीकेके ने साफ किया है ये कि वे हथियार नहीं डालेंगे, क्योंकि ये मसला तब तक हल नहीं होगा जब तक उनके नेता अब्दुल्लाह ओकालान को शामिल नहीं किया जाता। बता दें आपको कि ओकालान 1999 यानी 1999 से इस्तांबुल के पास इमराली जेल में बंद हैं। अब लेबनान की बात करते हैं दोस्तों। इस्राएली सैनिकों ने लेबनान में उकसावे की हरकत की है। लेबनान के दक्षिणी इलाके से अल मनार की एक रिपोर्टर अली शोएब के मुताबिक इस्राएली सेना ने लेबनान की सेना और उसकी संप्रभुता का अपमान किया है। इस्राएली सैनिकों ने कफर किला नामक कस्बे में लेबनान की जमीन पर अपना झंडा गाड़ दिया, जिससे वहां तनाव बढ़ गया। वहीं गजा, लेबनान और सीरिया से इस्राएली सैनिकों की लूट जारी है दोस्तों। लूट की खबरें सामने आई हैं। इस्राएली सैनिकों पर यह आरोप है कि उन्होंने गजा, लेबनान और सीरिया में भारी मात्रा में सोना और नकदी लूटा है। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी लूट यूनिट ने 1,80,000 से ज्यादा हथियार भी जब्त किए हैं, जो एक छोटी सेना बनाने के लिए काफी हैं। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन जब मामला इसराइल का हो तो दोस्त भी दुश्मन बन जाता है और दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। अब देखिए ना, इसराइल जो रूस का दोस्त नहीं है, अमेरिका का चहेता और तुर्की का विरोधी है, वो ये चाहता है कि अमेरिका रूस को सीरिया में बनाए रखे। जी हाँ, यानी मामला घुमा फिराकर सिर्फ अपने फायदे का है। मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में शांति संतुलन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल अमेरिका पर यह दबाव बना रहा है कि सीरिया को कमजोर बनाए रखे। इसका मतलब क्या है जानते हैं? इसराइल ये चाहता है कि अमेरिका रूस को सीरिया में अपनी सैन्य छावनियां बनाए रखने दे। जी हाँ, वजह यह है कि तुर्की का बढ़ता प्रभाव, जिससे इसराइल को खतरा महसूस हो रहा है। इसराइल ने व्हाइट हाउस और अमेरिकी कांग्रेस से ये गुहार लगाई है, ये गुजारिश की है कि अगर तुर्की समर्थित सीरियाई सरकार मजबूत हुई तो इसराइल के लिए खतरा बढ़ सकता है। इसराइल को जब चाहे तब अमेरिका की नीतियां तय करने का ठेका मिल गया है ट्रंप के आने के बाद। रूस से दोस्ती चाहिए, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुर्की कमजोर हो जाए। वैसे दोस्तों, रूस से दोस्ती इसराइल की ये कोई चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनका भी झुकाव इस वक्त रूस की तरफ है। लगातार वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, खबरें निकलकर सामने आ रही है, मैं आपको बता रही हूँ। और जब जिगरी दोस्त अमेरिका रूस के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है, पुतिन की तारीफें कर रहा है, तो जाहिर है कि इसराइल भी रूस से अपना फायदा निकालने के लिए सोच ही रहा होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दोस्तों कमेंट में अपनी राय जरूर लिखा करिए। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।